हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नया सब्जेक्ट है स्टार्ट किया है, ठीक है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका पूरा होगा, वो भी नोट्स के साथ पूरा होगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कल पता है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो ये स्लाइड्स थी वो मिल चुकी है। समझ में आया? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 9 बजे मैं 25 साल के जो पेपर है वो आपको डिस्कस करवा रहा हूं, तो 9 बजे भी आना मत भूलिए, क्योंकि पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, पेपर लगाना बहुत जरूरी है। केवल आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है, केवल मैं उन्हीं को डिस्कस करवा रहा हूं। समझ में आया? तो आज जो है हम आगे वाली बात करने वाले हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। कल हम जो पढ़ चुके थे एक बार देख लेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको अलग अलग विषय पढ़ाती है। इसके साथ साथ मैं आपसे बताऊंगा कि यहां पर बच्चों को थोड़ा सा टाइमिंग का कंफ्यूजन होता है। तो 9 बजे आपको सुनील सर पढ़ाते हैं, 2 बजे भी आपको सुनील सर पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ चंचल कुमार शर्मा सर 1 बजे 3 बजे। मैं आपको 7 बजे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं। पहले मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता था, ज्योग्राफी मैंने पूरा करवा दिया है। इसके साथ साथ 9 बजे मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, 25 साल के जो क्वेश्चन है आईएएस के, वो मैं करवाऊंगा 9 बजे। ये मधुकर कोटवे सर 4 बजे 8 बजे पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ 10 बजे और 12 बजे एसके शर्मा सर पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको ऑसम कोर्स मिलने वाला है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे और टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के हिसाब से कोर्स डिजाइन किए गए हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का और 2 साल का कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ऐसे बच्चे जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो 1 महीने का कोर्स ले सकते हैं। कुछ बच्चे फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ऐसा 3 महीने का कोर्स, इसके साथ साथ 6 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ले सकते हैं जो आपातकालीन स्थिति में पेपर देना चाहते हैं। आपातकालीन स्थिति तो कुछ होती ही नहीं है पहली बात तो। फिर 1 साल का कोर्स आता है, फिर 2 साल का कोर्स आता है। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो 2 साल का कोर्स लें, क्योंकि यूपीएससी खुद 1.5 साल सभी को आवाज सही आ रही है ना? आवाज सबको सभी आ रही है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आवाज में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो ठीक है ना? तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली। इसके साथ साथ यहां पर आपको 30 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, है ना? 30 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। अन्य कोचिंग में आपको 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलती है। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्लास देखने को मिलेगी, यानी कि आप इंग्लिश के लेक्चर भी एक्सेस कर सकते हो, आप हिंदी के लेक्चर भी एक्सेस कर सकते हो। यहां पर 70+ टॉप एजुकेटर, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको यहां पर पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ यहां पर हर महीने यहां पर क्या है, एक नया कोर्स है वो लॉन्च होता है। यहां पर जो फीस है, अभी जो फीस है आपकी वो बहुत कम फीस है, और 1 अक्टूबर के बाद आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। यहां पर आप इस फीस में, यानी ये जो फीस है इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप BS लाइव कोड को आप यूज करोगे। जैसे ही आप BS लाइव कोड को यूज करोगे, इंस्टेंटली आपकी फीस कम हो जाएगी, 31,500 आपकी कम हो जाएगी। लेकिन 1 अक्टूबर से पहले आपको ये काम करना है। इसके साथ साथ 2 साल की जो फीस है वो कितनी है? 56,000 रुपए 2 साल की फीस है। फिर से आप BS लाइव कोड को यूज करोगे, इंस्टेंटली आपको 10% का फिर से डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, BS लाइव भूपेंद्र सिंह लाइव, जब भी आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करो तो BS लाइव कोड का आप यूज करो तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 56,000 रुपए नहीं पे करने हैं आपको, 50,400 आपको पे करने हैं, ठीक है? अब इसी के साथ साथ क्या है, यहां पर आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो आपको खुलेगी, क्योंकि यहां पर 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जैसा भी आपको लेना है आप उस पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन दबाइए। इसके साथ साथ आपकी फिर ऐसी विंडो खुलेगी, इसमें आप BS लाइव कोड को आप यूज कर लीजिए। फिर आपकी फीस वो 35,000 रुपए दिखाएगा, लेकिन BS लाइव कोड ये इसको आपको भूलना नहीं है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको या फिर आपके दोस्त को, तो इस BS लाइव कोड को आपको यूज करना है। 35,000 रुपए फीस के अलावा जब आप इस कोड को यूज करोगे तो 31,500 आपकी फीस हो जाएगी, और आपको यहां पर क्या है, पेमेंट करना है बहुत कम फीस, जो कि बहुत कम फीस है, ठीक है? तो यहां पर आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आपको मिलेगा।
और इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जो चाहिए स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके उतना प्लस सब्सक्रिप्शन को आप लो, जिससे और अच्छी क्वालिटी में और अच्छी गुणवत्ता के साथ और अच्छे टीचरों के साथ अब आप जो है वो जुड़ सकें, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाओ, है ना। साथ साथ में लाइक करते जाओ। कल हमारे ऑनलाइन 500 लाइक नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हमारे जो कल का लेक्चर में देख रहा था उसमें लाइक बहुत पहुंच गए हैं। तो आते आते जाओ, साथ साथ में लाइक भी करते जाओ, ठीक है। मजा आ रहा है अपन को, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत का प्राचीन इतिहास, इतिहास का वर्तमान के प्रकाश में इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। कल हमने पढ़ लिया था अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जानकारी के स्रोत एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत में भी मैंने आपको 2 स्रोत बताए थे, एक तो धार्मिक साहित्य के बारे में और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं। धार्मिक स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम इतिहास को हम किस प्रकार से जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं, अभिलेख के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, बृहदारण्य के माध्यम से, स्मारक भवन के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास को, ठीक है। फिर साहित्यिक स्रोत की हम लोगों ने सीमाएं देख ली थी कि ये धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त थे, इनमें ग्रंथों को बड़ा चढ़ाकर बात कही गई थी, दरबारी लेखन जो है वो अतिशोक्तिपूर्ण थी, तिथि क्रम नहीं मिलती है इसमें, और इसमें क्या है जो परिवर्ती जो राजा आते हैं उनके द्वारा इतिहास में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने विभाजन किया था, प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने करा था, इसमें लिपि नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल में करा था। इसके बाद ऐतिहासिक काल यानी कि बुद्ध काल, महाजनपद काल, इसमें लिपि प्रणाली है वो पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। इतना हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को भी बांटा था, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में, ठीक है। इसको भी निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में बांट लिया था। इसके बाद हम मानव विकास क्रम की बात कर रहे थे, तो ऑस्थेलोपिथेकस है ना, पिथेकेंथ्रोपस, निएंडरथल और फिर ये है क्रोमेगन और इसके बाद है होमोसेपियंस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे मानव का विकास हुआ था। पुरापाषाण काल हम लोगों ने पढ़ लिया था, शिकारी जीवन था और पत्थरों के उपकरण का निर्माण हो चुका था, कुल्हाड़ी जैसे पत्थरों का निर्माण हो चुका था। मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मध्य पाषाण काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमारा आता है नव पाषाण काल, ठीक है। यहां से हमारा जो है वो स्टार्ट होता है नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझ में आया। तो ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सभी लोग आ गए ना। साथ साथ में शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, तभी एनर्जी आती है। एनर्जी तभी आती है जब सब बच्चे देखते हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपका सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री को यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका सहयोग, मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो इतना मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में कि आपको सारी जो किताबें हैं वो कवर हो जाएं, सारे नोट्स आपके कवर हो जाएं, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, तो बहुत मेहनत लगती है, समझ में आया। अगर आपका ही रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता है तो फिर क्या मतलब है, समझ में आया। तो साथ साथ में लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। फिर से हमारा टारगेट है 500 का, मुझे मालूम है 500 ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में क्या विकास होना स्टार्ट हो गया था, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नवपाषाण काल में मानव कृषि करना लग गया था, लेकिन इससे पहले का जो काल था उसमें कृषि नहीं करता था, शिकारी जीवन वो जीता था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान में मिलते हैं। इसको दोस्तों याद रखना, क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। आपसे
ऑप्शन में आपको मेहरगढ़ और बलूचिस्तान का नाम भी वो दे देगा। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है कि मेहरगढ़ से और बलूचिस्तान से साक्ष्य मिलते हैं किसके? कृषि के, है ना। मानव कृषि कब से स्टार्ट हुई थी? तो नवपाषाण काल से मानव कृषि स्टार्ट हुई थी। तो यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है। इसके साथ साथ यहां पर स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण हो गया था, यानी कि यहां पर इस समय में जो समाज है वो ग्राम, मतलब ग्राम एक गांव था, उसमें बहुत सारे परिवार मिलकर रहा करते थे, यानी कि स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण हो चुका था। यहां से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना है। मृदभांड, मृदभांड क्या है? बर्तन, ठीक है, बर्तनों का निर्माण भी होना स्टार्ट हो गया था। और इसके साथ साथ धातु का प्रथम प्रयोग भी स्टार्ट हो गया था, है ना। और धातु में सबसे पहले क्या? तांबे का सबसे पहले इन लोगों ने प्रयोग किया। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेगा वो आराम से, आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जब क्लिक करोगे तो वो उसमें आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद मैं जैसे ही लेक्चर डालता हूं तो लेक्चर के नीचे मैं पीडीएफ भी डालता हूं, है ना। तो कल भी मैंने पीडीएफ डाली थी, तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो उनको पीडीएफ आराम से मिल गई होगी, ठीक है। अशोक के यार आपको समझ में आ गया तो ठीक है ना। साथ साथ में लाइक करते जाओ। तो हम लोगों ने बात करी क्या? हम लोगों ने कुछ बात करी कि मानव कृषि करने लगा था इस टाइम पर, और कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? मेहरगढ़ में और बलूचिस्तान में। यह प्रश्न बनने की संभावना है। आप उठाकर क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। 9 बजे मैं आपको हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करवाने वाला हूं, 25 साल के, है ना। तो हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे हम अल्टरनेट क्रम में क्या है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि किस प्रकार की हमें पढ़ाई करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको वही पढ़ाता हूं जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको फिर बाद में यह मालूम चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्थायी ग्राम बस्तियों का, मृदभांडों का और धातु का प्रथम प्रयोग हो चुका था। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी। समझ में आ गया? इस तरह से हमने नव पाषाण काल है उसकी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। सर आप किस बुक से कवर कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सारी बुकें हैं उसको मिक्स करके अपने नोट्स बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए, कि आपको क्या है पढ़ने में आसानी हो। इसमें एनसीईआरटीज भी कवर है, इसमें साथ साथ में बहुत सारी बुकें भी हैं। मैं आपको बुक भी बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप अगर मेरे नोट्सों को आप ढंग से पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई सी भी एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने सिस्टमैटिक वे में आपको चीजें आगे बढ़ाता जा रहा हूं मैं, है ना। तो हम साथ साथ में रिवीजन भी करते रहेंगे। अब देखो मैंने कहा था ना, नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल की स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब ताम्र पाषाण काल में कौन कौन से घटनाएं हो रही थी हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, देखो यहां से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। जो जो घटनाएं हो रही थी ना, वो घटनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ताम्र पाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते हैं, यानी कि शिकार करने के जो हथियार होते हैं वो तांबे से बनना स्टार्ट हो गए थे। इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं कि तांबे का भी यूज करना स्टार्ट हो गया था और पाषाण यानी कि पत्थर का भी यूज करना स्टार्ट कर लिया था इंसान ने। तो पत्थर का तो वो पहले से ही यूज करना स्टार्ट कर लिया था, अब तांबे का भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। इसके साथ साथ सभी ताम्र पाषाण संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। क्या? कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी, यानी कि वहां उस समय पर, यानी कि ताम्र पाषाण कालीन समय पर कृषि जो थी वो प्रमुख भूमिका निभा रही थी, और जो ग्रामीण समाज था वो कृषक की भूमिका में जी रहा था, यानी कि कृषक समाज के रूप में वो जी रहा था, ठीक है। इसके साथ साथ जहां मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, स्थान विशेष के नाम पर इसे कालखंड की प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित हैं। यानी कि यहां पर पहली बात तो विशेषता यह है कि मातृ देवी की उपासना हम लोग कर रहे थे और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती थी। तो हम देख लेंगे कौन कौन सी संस्कृतियां कहां कहां पर पाई जा रही थी, ठीक है। तो
स्थान विशेष के नाम पर इस कालखंड की प्रमुख संस्कृतियां या निम्नलिखित है, और उसकी विशेषताएं भी हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेट हो जाते हो कोई बात नहीं है, ये पेड क्लास नहीं है, ये फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास है। ठीक है ना, आते जाओ, जुड़ते जाओ, साथ साथ में लाइक करते जाओ। हमारा टारगेट आज 500 का है। इतना शेयर करो, इतना लाइक करो कि आपको ये चीजें सभी तक पहुंच जाएं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति की हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मालवा संस्कृति की हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम जोरवे संस्कृति की हम लोग बात करेंगे। समझ में आया? अगर आप किसी किताब से पढ़ोगे तो किताब में सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दे रखा है, आपको समझने में बहुत कठिनाई पड़ेगी। मैंने बहुत सारी किताबों से अच्छे अच्छे जो पॉइंट हैं वो निकालकर आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो पहली क्या थी, तांबा और पत्थर का हम लोग उपकरण हम लोग इसमें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। जो समाज था वो कृषक ग्रामीण समाज था, मातृ देवी की यहां पर उपासना हो रही थी। और फिर क्या है, हम लोगों ने स्थान विशेष के नाम पर इसे कालखंड की प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित हैं, मतलब हमने कालखंड के नाम से इसको बांट दिया। प्रमुख स्थल आहार संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, तो यहां ये प्रमुख स्थल कहां पर था, आहार, बनास या गिलुंद, बालाथल, यहां पर क्या है, ये थी, यहां पर ये पाए जाते थे। ठीक है ना, कहां कहां पर, आहार, बनास, गिलुंद और बालाथल। ठीक है ना, ये प्लेस थे, यहां पर ये पाए जाते थे। इसके साथ साथ आहार को ताम्रवती कहा जाता था क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। ठीक है, आपको ये नाम है, ये नाम भी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, आपको यहां से ये नाम भी पूछ लिए जाएंगे। अब आहार संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता था। इसके साथ साथ गिलुंद में, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि गिलुंद एक क्षेत्र था जिसमें आहार संस्कृति पाई जाती थी, तो गिलुंद में पके हुए ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पके हुए ईंटों के साक्ष्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में कहां पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसमें रटने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, रटने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। दूसरी संस्कृति है, उसकी हम लोग बात करते हैं कि दूसरी संस्कृति का नाम क्या है, यह है हमारी मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति हमारी ये है एक तरह से संस्कृति। अब देखते हैं प्रमुख स्थान कौन कौन से थे इसमें मालवा संस्कृति में। कायथा, एरण और नावदा टोली। आपसे इन नामों को पूछ लेगा कि ये जो संस्कृति है, यानी कायथा, एरण और नावदा टोली किस काल की संस्कृतियां कहलाई जाती हैं। तो आपसे पूछ लेगा नवपाषाण, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण। ठीक है ना, तो आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, कायथा, एरण, नावदा टोली। ठीक है, साथ साथ में शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। ठीक है ना, तो एक एक कर हम संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने मालवा संस्कृति के बारे में भी पढ़ लिया है, मालवा संस्कृति। इसके साथ साथ और क्या विशेषता है, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि अनाज के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे, यानी मालवा में जो मृदभांड मिलते थे वो उसके जो मृदभांड थे वो अन्य संस्कृतियों के जो मृदभांड थे उनसे अच्छी गुणवत्ता वाले थे और अच्छी कलाकारी के साथ तराशे गए थे। ठीक है ना, तो मालवा संस्कृति के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रमुख स्थान कहां पर था, कायथा, एरण, नावदा टोली। और इसके साथ साथ नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। ये हमने बात कर ली, हमने दो की बात कर ली, आहार संस्कृति और हमने मालवा संस्कृति की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जोरवे संस्कृति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, जोरवे संस्कृति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो पीटी और मेंस, देखो मैं आपको बताऊं कि पीटी और मेंस अलग अलग नहीं होता है, पीटी और मेंस एक ही होता है। आजकल आप जो मैंने कल आपको प्रश्न डिस्कस करवाए थे, आप मुझे बताओ कि वो पीटी के हिसाब से थे कि मेंस के हिसाब से थे। आपको पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ में करना पड़ेगा। आपसे संस्कृतियों के बारे में डायरेक्टली मेंस में पूछ लिया जाएगा, तब भी आपको यह लिखना है कि वहां पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में बहुत सारी संस्कृति पाई जाती थी, जिसमें आहार संस्कृति, तो ये पॉइंट लिख दो, उसमें मालवा संस्कृति ये पॉइंट लिख दो, जोरवे संस्कृति ये पॉइंट लिख दो। और इसी में से उठा के यूपीएससी इसी में से उठा के प्रश्न बना देगी प्रीलिम्स का।
तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग आप बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना और ना ही गलती करना। जो भी आपसे ये बोलता है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग से करो और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग से करो, तो सबसे बड़ा मूर्ख वो आपको बना रहा है। समझ में आया? ठीक है, पीटी और मेंस दोनों के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं। और एक बात ध्यान रखना कि मैं एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे वाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूं। बच्चे छोटे मोटे फैक्ट देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं आते हैं। जो यूपीएससी में फैक्ट आता है उसको मैं पढ़ाता हूं, और यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से मेरे नोट्स होते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल मैं पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे के बैच नहीं पढ़ाए हैं। मैंने सिर्फ यूपीएससी के बैच पढ़ाए हैं। तो मुझे पता है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमें नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है ना? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जॉर्वे संस्कृति के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ऐसा है कि ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, ये जो पॉइंट बनाए हैं, तो इसी पॉइंटों में से वो प्रश्न बना लेता है कि बताओ मालवा संस्कृति कहां कहां पर पाई जाती है। तो वो आपको ऑप्शन दे देगा गायथा, एरण, नावदा टोली, फिर आपको वो बना देगा 1 3, बी बना देगा 2 2 3, ऐसे वो ऑप्शन बना देगा। तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं 9 बजे पेपर, तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है? तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहां पर एक एक जो पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्वे संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रमुख स्थान कहां पर है? जॉर्वे, नेवासा, इनाम गांव और दैमाबाद। ठीक है ना? ये हमारे जो है जॉर्वे संस्कृति के प्रमुख स्थान है, यानी कि जॉर्वे, नेवासा, इनाम गांव और दैमाबाद, यहां पर जॉर्वे संस्कृति पाई जाती थी। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे दैमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंस और रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिली हैं। यानी कि मूर्तियां मिली हैं किस किस की? गैंडा, हाथी, भैंस एवं रथ चलाते हुए। ठीक है? तो इसका मतलब ये जो जॉर्वे संस्कृति थी वो गैंडा, हाथी और भैंस और रथ से परिचित थी। ठीक है? तो अब आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा यूपीएससी में कि बताओ जॉर्वे संस्कृति थी वो कौन कौन से पशुओं से परिचित थी। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अब यहां पर मूर्तियां मिल रही हैं, इसका मतलब तो वो जानते थे इन सब पशुओं को। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक लाइन, हर एक फैक्ट से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है? आगे हम बात करते हैं जॉर्वे संस्कृति के स्थल। जॉर्वे की मुख्य विशेषता यह है कि यहां वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पैर का निचला हिस्सा काटकर दफना दिया जाता था, ताकि वे भूत ना बन सकें। यह उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। यानी कि जॉर्वे संस्कृति के जो लोग थे वो अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके पैर काट दिया करते थे, पैर काटने के बाद उसको दफना दिया करते थे। तो यह दर्शाता है कि वो कितने अंधविश्वासी संस्कृति थी। तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का हम लोगों ने बात कर ली है। किस किस क्षेत्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ था उसकी भी हमने बात कर ली है। कौन कौन सी विशेषताएं थी उन संस्कृतियों की, हमने इसकी भी बात कर ली है। आगे हम बढ़े। आगे हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है? आगे हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना? लाइक करते जाओ, सभी लोग लाइक करते जाओ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब लोग जानते होंगे। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी, मुझे बताओ जरा सा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में क्या थे? गांव, नगर, महानगर और राज्य। छोटे से सिंपल से प्रश्न है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता है। और हड़प्पा सभ्यता से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु थी कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में गांव, नगर, महानगर और राज्य, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
चलो ठीक है ना, सबको पता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी सबसे पहले, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ और क्या विशेषता है, नगरीकृत सभ्यता थी, यानी कि यहां पर नगरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और जो समाज था वो ग्रामीण समाज नहीं था, नगर समाज था। नगर में आप सभी लोग जानते हैं कि उद्योग भी होते हैं, सब कुछ व्यवस्था जो होती है एक सिस्टमेटिक वे में होती है। नदियां नाले वगैरह ये सब क्या है, सिस्टमेटिक वे से बनाए जाते हैं। मकान भी हैं वो भी सिस्टमेटिक वे से बनाए जाते हैं। पूरा एक योजना के तहत एक नगर का निर्माण किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नगरीकृत सभ्यता। और मेरी बात ध्यान रखना कि मेंस में भी हड़प्पा सभ्यता से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब भी आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में से हड़प्पा सभ्यता में से प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग है वो ध्यान से पढ़ेंगे। जल निकास प्रणाली एवं जल संरक्षण पद्धति मौजूद थी। एक प्रश्न आया था कि आधुनिक समय में जो हमारी नगर योजना है और हड़प्पा कालीन की जो नगर योजना थी वो किस प्रकार से भिन्न थी। तो आज की अगर मैं बात करता हूं ना, तो नगर योजना जो आज की है, इस समय की नगर योजना जो है वो हड़प्पा काल से भी बहुत बुरी नगर योजना है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में इन्होंने नगर का निर्माण किया था। आज हमारे यहां पर जरा सी बारिश हो जाए, 1 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा शहर है वो क्या है, बन जाएगा बाढ़ का क्षेत्र, ठीक है ना। लेकिन वहां पर कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि कोई भी बाढ़ की समस्या वहां पर होती नहीं थी। मैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल निकास की प्रणाली भी बहुत बढ़िया थी वहां पर और जल संरक्षण की पद्धति भी मौजूद थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नगर का विभाजन। नगर का विभाजन क्या है, नगर का विभाजन था 2 भागों में विभाजित था नगर का विभाजन। एक तो था हमारा पश्चिमी भाग और एक था हमारा निचला भाग। तो एक तो हमारा क्या है, ऊपरी भाग था, यानी कि ऐसा भाग ये था, यहां पर क्या है, शासक वर्ग रहा करते थे। और एक था हमारा निचला क्षेत्र, यानी कि ये तो ऊंचा क्षेत्र था। जैसे कि मान लो कि एक पहाड़ पर शासक वर्ग रहते थे जो शासन किया करते थे। एक तरह से राजा को मान लो आप, राजा कहां पर रहेगा, राजा रहेगा, मंत्री रहेंगे और क्या है, और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक दुर्ग में रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कामगार वर्ग हैं, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, वो निचले क्षेत्र में रहा करते थे, ठीक है ना। ये तो नगर विभाजन की बात कर रहा हूं मैं, कहां पर, ये हड़प्पा की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन धोलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। ये 2 स्तरीय विभाजन था, लेकिन धोलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है मेंस में, तो इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। इसको साथ साथ में लाइक करते जाओ। हमारा टारगेट आज का है, हमारा टारगेट देखो नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे के ऐसे ही नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अंतिम रूप से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता ये थी कि वहां का जो नगर निर्माण योजना थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो यहीं से प्रश्न बनने की संभावना होती है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो इसको हम विशेष से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नगर का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भागों में होता था। पश्चिमी भागों को गढ़ी दुर्ग कहा जाता था, ठीक है, जो सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जिसमें शासक वर्ग रहता था। पूर्वी भाग निचला शहर कहलाता था, ठीक है ना, ये निचला शहर कहलाता था, पूर्वी भाग है ना, जिसमें सामान्य जन रहते थे। किंतु धोलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में था, जहां दक्षिणी में आवास बने हुए थे। मैंने आपको ये फैक्ट है पहले ही बता दिया है कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित था, ठीक है। इसमें पश्चिमी भाग में गढ़ी दुर्ग कहलाता था पश्चिमी भाग, और उसमें शासक वर्ग रहा करते थे। और इसके साथ साथ जो पूर्वी भाग है, ठीक है ना, उसमें सामान्य जन रहा करते थे। लेकिन धोलावीरा में क्या है, दक्षिणी भाग में आवास भी पाए जाते थे, ठीक है। सड़कें प्राय कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़क का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है ना। सड़कें हैं वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से
पक्की सड़कों का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई जो ईंट है उसका निर्माण हुआ था, तो आप लगा के आओगे कि हुआ था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में भी एक तरह से पकी हुई जो ईंट है उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। मैंने आपसे कहा था ना कि जल निकास की बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। नालियां ढकी होती थी और ढलान वाले स्थान पर नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी का वेग कम किया जा सके। ठीक है ना, नालियां ढकी हुआ करती थी। आजकल की जो नालियां हैं वो ढकी होती हैं? बिल्कुल भी ढकी नहीं होती हैं। और जो क्या नाम से जो तेज ढाल वाले स्थान थे वहां पर क्या है, सीढ़ीदार नालियों का निर्माण किया जाता था, जिससे नाली का जो प्रवाह है ना एक तरह से वो कम हो जाए, पानी का जो वेग है वो कम हो जाए। कितना साइंटिफिक रीजन इन लोगों ने लगाया था जल निकासी के मामले में, है ना। तो ढकी हुई नालियां थी और क्या है, सीढ़ीदार नालियां का निर्माण किया जाता था जिससे पानी का वेग कम किया जा सके। आज का जो नगर नियोजन जो होता है वो भी इतना नहीं सोच पाता, उस टाइम पर इतना इन लोगों ने सोच लिया था। इसके साथ साथ नगरों में नालियों को पेयजल से दूर बना जाता था। नगरों में नालियों को पेयजल के स्रोत हैं उनसे दूर बनाया जाता था, यानी कि पेयजल के जो स्रोत हैं यानी कि कुआं हुआ, नदी हुए, है ना, इन सब से नालियों को दूर बनाया जाता था, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्रदूषित पानी है वो एक तरह से नदियों में मिल जाए और नदियां क्या है, प्रदूषित हो जाएं। आज की समस्या क्या है, आज की समस्या ये है ना कि इंडस्ट्री की जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको एक तरह से हम नाली में बहा देते हैं। लेकिन ये कितने समझदार थे, इन्होंने पीने का जो पानी के स्रोत थे उनको नालियों से बिल्कुल अलग बना दिया। इतने समझदार ये लोग थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और विशेषता क्या है। हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे। जल संरक्षण पर आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण के बारे में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता वाले पहले से ही जल संरक्षण के बारे में ध्यान दिया करते थे। विशेषकर जहां वर्षा कम होती थी, भूमिगत जल उपयोग लायक नहीं था। जल संरक्षण के लिए धोलावीरा में विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया था ताकि वर्षा के समय उन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जल संरक्षण एवं जल निकास की योजना वर्तमान नगर निर्माण में भी प्रासंगिकता रखती है, यानी कि जल संरक्षण यहां की मुख्य विशेषता थी और जल संरक्षण के लिए यहां पर जलाशयों का निर्माण भी किया जाता था जिससे कि वर्षा का पानी आए और जलाशयों में भर जाए और जब यूज करने की बारी आए तो हम इन जलाशयों का यूज कर सकें और वहां का जो भूमिगत पानी था एक तरह से वो कंटामिनेट पानी था। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं, नगरों में मकान का द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था बल्कि पीछे की ओर गली में खुलता था। ठीक है ना, ताकि धूल, गंदगी और दुर्घटना से बचाया जाए। कहने का मतलब यह है कि आजकल जो हमारे मकान बनते हैं, जैसे ये सड़क जा रही है तो मकान का मुंह किस साइड होता है, मकान का मुंह इस साइड होता है, मकान का मुंह सड़क की साइड होता है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर जो मकान का मुंह था वो विपरीत दिशा में था। क्यों? जिससे क्या है, सड़क से आने वाली जो एक तरह से गंदगी है वो भी घर में ना घुस सके और सड़क पर होने वाली जो दुर्घटना है वो भी घट जाए। ठीक है ना, समझ में आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो कितने साइंटिफिक तरीके से उन्होंने नगरों को एक तरह से जमाया हुआ था कि उनकी जो सड़कें थी, सड़कों के बगल में और साइड में जो मकान बने हुए थे उनके मुंह विपरीत दिशा में थे, जिससे कि एक तरह से गंदगी है वो घुस ना पाए और दुर्घटनाएं भी कम हो जाएं, है ना। इसके साथ साथ नगरों में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। मकान में ईंटों को चूने गारे से जोड़ा जाता था। ठीक है, हड़प्पा वासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं, है ना, किंतु कालीबंगा में अलंकृत पर बल दिया जाता था। ठीक है ना, तो हड़प्पा काल के जो लोग थे वो एक तरह से मजबूती पर विशेष ध्यान दिया करते थे और ये जोड़ने के लिए चूने और गारे का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज हम ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, तो ये चूने गारे का उस समय यूज करते थे।
हड़प्पा वासी हैं वो तो सजावटी नहीं करते थे अपने मकानों में, लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा में जो मकान मिले गए हैं वो अलंकरण पर विशेष बल दिया करते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा काल के नगर निर्माण योजना के बारे में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। थोड़ा सा कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, ये नोट्स के फॉर्म में आपको मिलते जा रहे हैं, है ना। एक बार आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बहुत काफी है, बहुत काफी है, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, बहुत काफी है। आप इसको तो पढ़ लो, कम से कम इसको पढ़ो, पहले इसको पढ़ो, इसको जानो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और क्या पढ़ना है। पहले इसको तो पढ़ो आप, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, इसके बारे में जान लिया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और कंप्लीट कोर्स होगा आपको टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। साथ साथ में लाइक करते जाओ। 500 का टारगेट है, 500 का टारगेट तो पूरा हो जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। हाँ मैं बता रहा हूं ना, डिजाइन के साक्ष्य मिले थे, डिजाइन के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। और यहीं से ऐसे ही वो घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है यूपीएससी वाला। यूपीएससी ऐसे ही इन्हीं में से ही घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। आज हम हिस्ट्री के जो प्रश्न है वो सॉल्व करने वाले हैं, हिस्ट्री के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको आज मालूम चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री में से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, यह है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता है वो पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे अफगानिस्तान में कौन सा स्थान था। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहां कहां पर फैली हुई थी और आज किस किस क्षेत्र में कहां कहां पर फैली हुई है। अगर जिसने भी प्रश्न सॉल्व किए होंगे उसको मालूम होगा कि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसको भी हम एक बार देख लेंगे कि राजस्थान कालीबंगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कालीबंगा कहां पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में। तो आपको यह याद रखना है अच्छे से कि कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है और कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान में शोरतू घई एक क्षेत्र है, वहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सिंध की हम लोग बात करते हैं तो सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध में मोहनजोदाड़ो, चन्हूदरो, इसके बाद आमरी, इसके बाद कोटरजी, ठीक है ना। ये सब जो क्षेत्र हैं एक तरह से सिंध क्षेत्र में पाए जाते थे। थोड़े से नाम अटपटे टाइप के हैं लेकिन थोड़ा सा आपको कोई भी ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में पश्चिमी हड़प्पा और पूर्वी, है ना। पंजाब में पश्चिमी क्षेत्र को बोलते थे हड़प्पा के नाम से, और पूर्वी क्षेत्र यानी पंजाब को दो भागों में बांट रखा था। एक तो हमारा पश्चिमी पंजाब था, एक हमारा पूर्वी पंजाब था। तो पूर्वी पंजाब वाले को हम बोल रहे थे रोपड़, बारा और संगोल, है ना। इस नाम से हम लोग जान रहे थे। पश्चिमी भाग है वो हड़प्पा नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। अब गुजरात की हम लोग बात करें कि गुजरात में किस किस नाम से हम जानते थे। तो कच्छ का क्षेत्र था, उसमें सूर कोटड़ा के नाम से हम लोग जानते थे, देशालपुर के नाम से हम जो जानते थे, धोलावीरा के नाम से हम लोग जानते थे। इसके बाद काठियावाड़ में लोथल का नाम सबने सुना होगा, रंगपुर का भी नाम सुना होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आलमगिरी और हुलास, ठीक है ना। ये और हरियाणा में बनवाली और मिताथल, ठीक है ना। ये क्षेत्र हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कालीबंगा किस क्षेत्र में स्थित है, बताओ मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र में स्थित है, बताओ हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में स्थित है, सूर कोटड़ा है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने बांट लिया था कि विभिन्न राज्यों में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, तो आपसे वो राज्य के नाम पूछ लेता है। जिसने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न करे होंगे उसको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है ना। सभी को नमस्ते। हाँ मैप में पूछा था एक बार, सही है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं
हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। विशेषताएं हम लोग देख लें। ये हम लोगों ने बात कर ली हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैप के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं वो कभी कभी। आपको मैप दे दिया जाएगा, आपको नंबर डाल दिए जाएंगे 1 2 3 4। आपको अब ये बताना है मैप के माध्यम से कि 1 नंबर पर कौन सा क्षेत्र था, 2 नंबर पर कौन सा क्षेत्र था, 3 नंबर पर कौन सा क्षेत्र था, ये सब आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम अब देखो भौगोलिक विस्तार तो हम लोगों ने बात कर ली, भौगोलिक विस्तार की तो हम लोगों ने बात कर ली, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, साथ साथ में लाइक करते जाओ और आपको क्या है एक तरह से इसको लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, कमेंट करते जाओ। 500 का टारगेट है अपना, कल अपना नहीं पहुंच पाया था, सोच देखते हैं कि अब हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैंने सुना है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन गलत मार्गदर्शन में क्या है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी तो हिंदी मीडियम वालों में भी है, तो मैं चाहता हूं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से हो और अच्छे टॉप 10 में वो आए। मैं तो चाहता हूं कि इतिहास चेंज कर दो, आप लोग फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ हिंदी मीडियम से, ठीक है ना। तो ये तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा कि हम भी यूपीएससी कर सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी क्या है, गलत कंटेंट होता है, आसान कंटेंट होता है, उसके पीछे भागते हैं। लेकिन हमें यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि यूपीएससी प्रश्न किस तरह के पूछता है, उस तरह से हमें तैयारी करना पड़ेगा, सच से हमें अवगत होना पड़ेगा। सच्चाई यही है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वो चीज पढ़ते हैं जो उनको सिंपल लगती है और जो यूपीएससी में पूछी नहीं जाती है। इसीलिए मैं आपको क्या है सबसे पहले क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन आप देख लो एक बार कि आपका जो टीचर पढ़ा रहा है वाकई में वो परीक्षा में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी सिर्फ वही चीज पढ़ते हैं जो यूपीएससी में पूछा जाता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वो चीज भी पढ़ते हैं जो नहीं पूछा जाता है। तो मुझे तो विश्वास है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन गलत मार्गदर्शन होता है और वो कि परीक्षा के हिसाब से वो लोग पढ़ते नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं राजनीति के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक विशेषता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन था, क्योंकि माप तौल की प्रणाली नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती थी, है ना। केंद्रीकृत शासन था, यानी कि जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि आज केंद्र है, राज्य है और राज्य को स्थानीय प्रशासन में बांट रखा है, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं था। वहां पर सिर्फ एक केंद्र था और केंद्र के माध्यम से ही वहां पर शासन का संचालन किया जाता था। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विशेषता क्या है, देखो हर एक पॉइंट से आपका क्या है क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। शासन का संचालन वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग के हाथों में था। आज हमारे लोकतंत्र में शासन किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन उस समय पर जो शासन था वो पूंजीवादी लोग यानी कि जो बनिए लोग थे उनके हाथों में शासन था, वही प्रशासन संभालते थे और वही जो है एक तरफ से राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व निभाते थे। अब आर्थिक संरचना की बात करते हैं। हमने राजनीतिक विशेषता की हम लोगों ने बात कर ली कि केंद्रीकृत शासन था और इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो शासन संभाल रहे थे, ठीक है। सेकंड हमारी जो बात है, सेकंड हम लोग बात करते हैं कि सेकंड क्या है, कृषि व्यवस्था थी वहां पर, ठीक है ना। वहां पर फसलों के नाम भी बहुत सारे थे, फसलों के नाम वो लोग जानते थे, भूमि को अनेक प्रकारों में बांट रखा था और वहां पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध थे। इस प्रकार से हमने आर्थिक संरचना के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है कि भाई कृषि व्यवस्था थी, वहां पर कृषि होती थी, वहां पर फसलों के नाम भी उनको मालूम थे, फसलों का नामकरण भी उन लोगों ने कर रखा था और भूमि के प्रकार भी थे। जैसे आज हम लोग जो भूमि को जानते हैं उपजाऊ मिट्टी के नाम से, उपजाऊ भूमि के नाम से, बंजर भूमि के नाम से, परती भूमि के नाम से, इसी प्रकार वहां पर भी भूमि के प्रकार के थे और सिंचाई के साधन भी वहां पर उपलब्ध थे, ठीक है। ये तो हमारी आर्थिक संरचना हो गई। आर्थिक संरचना में ही दूसरी हम लोग बात करते हैं पशुपालन के नाम पे। तो पशुओं के नाम उनको मालूम थे, पशुओं के नाम
करण उन लोगों ने कर रखा था। अब क्यों पालते थे? एक तो क्या है, मनोरंजन के काम के लिए पशुओं की लड़ाई करवा दी आपस में और मनोरंजन कर रहे हैं। एक तो पशुपालन इसलिए किया जाता था कि एक तो मनोरंजन उनसे हो जाए, पहले तो टीवी तो था नहीं, मल्टीप्लेक्स तो था नहीं, है ना, तो पशुओं की लड़ाई देखकर एक तरह से मनोरंजन किया जाता था। इसके साथ साथ क्या है, आवश्यक खाद्य की पूर्ति के लिए भी पशुपालन किया जाता था, यानी कि दूध के लिए, है ना, इन सब सामान के लिए, मांस के लिए पाले जाते थे, ठीक है ना। इसके अलावा पशुपालन कृषि कार्य में, यानी कृषि कार्य के लिए भी, कृषि में उपयोग करने के लिए भी पशुपालन का, पशु को पाला जाता था। जैसे बैल को पाला जाता था कृषि के काम करने के लिए, और इसी के साथ साथ परिवहन में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में हम लोग जा रहे हैं तो परिवहन के क्षेत्र में भी हम लोग पशु को पालते थे। इसके साथ साथ विभिन्न सामग्रियों के निर्माण में, जैसे कि चमड़े की वस्तु, ऊनी वस्त्र, है ना, हाथी दांत की वस्तुएं, यानी कि हाथी दांत की वस्तुएं, इसीलिए भी पशुओं को पाला जाता था। किसके लिए? एक तो क्या है, मनोरंजन के लिए, आवश्यक खाद्य के लिए, कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए, परिवहन के लिए, और विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त करने के लिए, जैसे चमड़ा प्राप्त करने के लिए, ऊनी वस्त्र प्राप्त करने के लिए, और हाथी दांत प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, राजनीतिक हम विशेषताएं बात कर ली, आर्थिक संरचना की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे शिल्प उद्योग के बारे में, ठीक है ना। ईंट निर्माण, मृदभांड निर्माण, रथ निर्माण आदि किया जाता था। यानी कि देखो, उद्योग थे, वहां पर उद्योग थे, ठीक है ना। तो उद्योग, कौन कौन से उद्योग थे वहां पर? कि ईंटों का निर्माण किया जाता था औद्योगिक रूप से, और मृद भांडों का निर्माण, यानी बर्तनों का निर्माण भी किया जाता था औद्योगिक रूप से, और इसके साथ साथ रथ का निर्माण भी किया जाता था औद्योगिक रूप से। यानी उद्योग थे वो कौन कौन से थे? ईंट निर्माण वाले उद्योग थे, मृदभांड वाले निर्माण वाले उद्योग थे, रथ निर्माण वाले उद्योग थे। इसके साथ साथ हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग भी थे, यानी कि हाथी दांत से बहुमूल्य प्रकार की चीजें बनाई जाती थी, तो उस प्रकार के भी चीजें, उद्योग वहां पर स्थापित थे। एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योगों का विकास हो चुका था कि नहीं हो चुका था, इनडायरेक्टली, मतलब ऐसी कोई प्रश्न आया था, तो आप उसका ये आंसर था कि वहां पर उद्योग स्थापित थे, ठीक है। और इसके साथ साथ आभूषण निर्माण और वस्त्र निर्माण के उद्योग भी शामिल थे। तो आपको पता है किस किस प्रकार के उद्योग वहां पर मौजूद थे? ईंट निर्माण, मृदभांड निर्माण, रथ निर्माण, हाथी दांत सामग्री निर्माण, आभूषण निर्माण और वस्त्र निर्माण आदि जैसे वहां पर क्या है, उद्योग स्थापित थे, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हम श्रम का विभाजन एवं विशेष उपकरण भी था, श्रम का विभाजन भी था, है ना, और विशेष उपकरण भी वो लोग बनाए जाते थे। श्रम का विभाजन कैसे? कि छोटा काम कौन करेगा और बड़ा काम कौन करेगा, तो श्रम का विभाजन भी वहां देखने को मिलता है। व्यापार और वाणिज्य की हम लोग बात करेंगे, तो व्यापार और वाणिज्य की हम लोग बात करेंगे, तो व्यापार और वाणिज्य में क्या है, आयात और निर्यात किया जाता था, यानी कि और जो सभ्यताएं हैं उनसे आयात कर रहे हैं, यानी कि कोई काम की वस्तु है वो हम आयात कर रहे हैं, और हमारे यहां पर जो उत्पाद निर्माण हो रहा है उसको हम निर्यात भी साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो आयात निर्यात भी देखने को मिलता है। यातायात के साधन की हम लोग बात करें तो स्थल रूप में, यानी कि जमीन पर हम लोग वाणिज्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। देखो, यहीं से ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है ना, कि वहां पर व्यापार, आयात निर्यात किसके माध्यम से किया जाता था। इसके साथ साथ जल के लिए हम लोग जहाज का इस्तेमाल करते थे, तो यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा काल सभ्यता में जहाज का अस्तित्व था कि नहीं था। ऑप्शन में आपसे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाएंगी, तो जहाज का भी वो लोग यूज करते थे। माप तौल की प्रणाली भी उनके पास थी, यानी कि कितना वेट करके हमें कितना सामान देना है, लेकिन आज की जो मापतौल की प्रणाली है, उस टाइम की मापतौल की प्रणाली अलग थी। समझ में आया? इसके साथ साथ विनियम के साधन भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जब हम कोई सामान खरीदेंगे, है ना, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है, यानी कि मुद्रा आप दो और सामान आप खरीद लो, तो उस टाइम पर मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है,
तो इसके एक एक पॉइंट पर यहां पर प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, एक एक पॉइंट पर प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमने व्यापार वाणिज्य की बात कर ली कि आयात निर्यात हम लोग कर रहे थे, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में हम आयात निर्यात कर रहे थे, यातायात के साधन के रूप में स्थल पे यानी कि जमीन पर हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे व्यापार करने में, और जल के माध्यम से हम जहाज का यूज कर रहे थे व्यापार करने में। माप तौल की प्रणाली भी विकसित थी और विनिमय के साधन भी विकसित थे, और विनियमन जो होता था वो मुद्रा अर्थव्यवस्था के रूप में होता था। अब हम नगरीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। नगर केंद्र विभिन्न रूप में बने हुए थे, ठीक है ना। कौन कौन से केंद्र बने हुए थे? नगर भी मतलब विभाजित थे, अलग अलग चीजों में विभाजित थे। देखते हैं, एक तो राजधानी थी, जैसे कि हमारे यहां पर दिल्ली राजधानी है, तो वहां पर भी एक थी जो राजधानी थी। सैन्य छावनी थी, जहां पर सेना लोग हैं वो रहा करते थे। इसके साथ साथ धार्मिक केंद्र के रूप में एक स्थल था, यानी कि मंदिर के रूप में भी एक चीजें थी, मतलब एक स्थल था। इसके साथ साथ व्यापारिक केंद्र थे, जैसे आपको पता है कि हर एक राज्य में, हर एक शहर में एक व्यापार केंद्र होते हैं। वहां पर आप जाओगे तो सारी की सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और उत्पादन केंद्र भी थे, यानी कि आज के समय में जो फैक्ट्रियां पाई जाती हैं तो वहां पर उत्पादन केंद्र भी देखने को आपको मिलते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर ली है, इस तरह से अच्छा आपकी कमेंट देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कमेंट देख लिया करेंगे। पिछले प्रश्न में आपको करवा रहा हूं, 9 बजे मैं आपको पिछले प्रश्न ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो पिछले प्रश्न भी आप देखते रहो साथ साथ में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया, इसके साथ साथ स्वरूप की हम लोग बात करते हैं। आर्थिक अधिशेष से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था मौजूद थी, जहां नगरों में विषमता दिखाई देती थी, है ना। वहां पर क्या है, एक अर्थव्यवस्था भी मौजूद थी और नगरों में विषमता भी देखने को मिलती थी, यानी कि कुछ नगर विकसित थे और कुछ नगर एक तरह से अविकसित थे। और ये आगे जो हम हैं वो आगे आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ी है हमारी ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्वरूप है वो भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा समय हो गया है, कुछ आपके थोड़े से देखो, मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, धार्मिक स्थल। मैंने आपसे कहा था ना कि मातृ देवी के रूप में वहां पर क्या है, उसके ऊपर अर्चना की जाती थी। मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, धार्मिक स्थल की मैं बात कर रहा हूं। मंदिर मत सोचना उसको, ठीक है। धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूं, मातृ देवी के रूप में माना जाता था उसको, और इस तरह से जो मातृ देवी का स्थान था उसकी हम बात कर रहे हैं। उस तरह से ये धार्मिक केंद्र के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था नगरीकरण को, ध्यान रखना है ना। और क्या पूछ रहे हैं? सत्येंद्र गुजर, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको ये? हाँ, मूर्तियों के प्रमाण भी मिले हैं, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई और डाउट है तो डाउट पूछे वो। टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है? टॉपिक वाइज तो चल ही रहा है ये। अभी पांडे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दीपू कुमार, चंचल कुमार शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। नवीन संस्कृति का मतलब क्या है? नवीन संस्कृति का मतलब क्या है? लव कुमार, आपके प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वो दे रखा है, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। तो वहां पर मैं पीडीएफ है वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। और 9 बजे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, 9 बजे आपको आना है,
क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़ते हो लेकिन आप उस चीज का आउटपुट आप तब निकाल पाओगे, तब आपको मालूम होगा कि किस तरह से यूपीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं 25 साल के प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूं। उसमें आज का हमारा सेक्शन है हिस्ट्री वाला सेक्शन है, तो हिस्ट्री वाले सेक्शन के हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और वो भी डिटेल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे कि ट्रेंड में किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। एक बार हमारे प्रीलिम्स के पेपर हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद हम मेंस के भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब बात हो गई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊं कि उन्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। और क्या, और पढ़ाई आपको करना है, रिवीजन आपको करना है साथ साथ में, ठीक है। तो जब भी जैसे आप प्लस कोर्स पे आते हो तो प्लस कोर्स में और भी अच्छी क्वालिटी के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल होंगी, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके पास अवेलेबल होगा। आप BS लाइव कोड को आप यूज कर सकते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1 अक्टूबर के बाद जो आपकी फीस है वो बढ़ जाएगी। अगर अभी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी आपको फायदा मिल जाएगा। तो 9 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सोना बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना खा लो बढ़िया। 8 से 9 बजे के बीच में खाना वाना खा लो। 9 बजे के बाद हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।